नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और प्रशासन की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड मोबाइल ऐप और पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। वहीं इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसको लागू करने का काम किया जाएगा। यूसीसी पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि हम स्थापना दिवस तक इसको लागू करने जा रहे हैं। इसकी नियमावली भी लगभग तैयार है, इस पर भी जो चर्चाएं उनकी हो गई हैं और बहुत जल्दी ये धरातल पर आएगा और उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। वहीं प्रदेश में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की ओर से तमाम नेता केदारनाथ सीट पर प्रचार में जुट चुके हैं और इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि हम उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जल्द ही सभी स्टार प्रचारक प्रचार करने के लिए मैदान में उतरेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पहले से ही पूरी थी। पिछले 7 सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ केदारनाथ विधानसभा में संघर्ष कर रहे थे। भाजपा की गलत नीतियों के कारण केदार घाटी का व्यापार बुरी तरह से चौपट हुआ है, जिसका खामियाजा भाजपा को इन उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। केदारनाथ धाम में 228 किलो सोना पीतल में कैसे बदला, केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया, प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रयास क्यों हुआ, शंकराचार्य जी का अपमान क्यों किया गया, उसके लिए माफ़ी अभी तक नहीं मांगी। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब जनता चाहती है। और अब जो झूठी घोषणाएं केदारनाथ विधानसभा में भाजपा कर रही है, उन घोषणाओं की याद पहले क्यों नहीं है आई मुख्यमंत्री जी को और भाजपा सरकार को, ये भी बड़ा सवाल है। केदार घाटी की जनता भाजपा के किसी बहकाव में नहीं आने वाली और सारी का सारा समीकरण कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को जीतेगी, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो उधर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती थी और साथ ही अभी भी जीतना चाहती है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है। देखिए मुझे देखिए संगठन के फैसले होते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसे आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती, कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती। केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी, उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। देखिए कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी, लेकिन वहां की जनता ने क्या फैसला दिया? वहां की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और वहां के हमारे जो सीएम है उनके नेतृत्व को सराहा, सैनी जी को। उसी तरीके से कांग्रेस की रणनीति हर चुनाव में यही होती है कि पब्लिक के बीच में जाकर झूठ बोल के, बहका के, भड़का के उनसे वोट ले। लेकिन उत्तराखंड की जो जनता है, केदारनाथ की जो जनता है, बहुत अकलमंद जनता है और वो जानती है कि अगर केदारनाथ का विकास हो सकता है तो वो विकास सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक को जिता के ही हो सकता है। तो वहीं देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बताया कि वह 3 दिन बाद महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तरफ से मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया है और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं चुनाव में लगाते हैं और केदारनाथ में मेरा 2 दिन का जो है, मैं खुद वहाँ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में 2-3 दिन जो है प्रचार करने जा रहा हूँ, क्योंकि 40 दिन मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है।
तो नेचुरली जिन जिन लोगों की ड्यूटी बाहर लगी है उनका जो है उपयोग 2 या 3 दिन पार्टी की तरफ से किया है। तो उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के विरोध में मौन उपवास रखा। वहीं उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, ईसाई अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। हिंदू को विशेष तौर पर लक्ष्य बनाकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो वहां सामाजिक और धार्मिक सद्भावना और सहिष्णुता को नष्ट करने का संगठित प्रयास हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग लंबे समय से की जा रही है, पर बावजूद इसके अभी तक सरकार की ओर से कोई कड़ा कानून नहीं लाया गया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सशक्त भू कानून को लेकर राज्य सरकार कानून लागू ही नहीं करना चाहती है। सरकार भू माफियाओं के साथ खड़ी है। उत्तराखंड में भू कानून के मामले में भारी आक्रोश इस समय विशेष तौर पे पर्वतीय क्षेत्र की जनता के अंदर है, नौजवानों के अंदर है। प्रदेश के अंदर एक सख्त भू कानून की मांग यहाँ का नौजवान, यहाँ की जनता, आम जनमानस कर रहा है। और हमारा ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि हमने 2002 में जब पहली निर्वाचित सरकार नरेंद्र तिवारी जी के ज़माने में बनी थी, उस सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भू कानून इस राज्य के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, जो इस राज्य के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद था। उस भू कानून में तिवारी जी ने ये व्यवस्था करी थी, तिवारी सरकार ने, कि राज्य के अंदर अगर किसी को अपना आवास बनाना है, निजी आवास बनाना है, रहने के लिए रिहाइश बनानी है, तो उसको 500 स्क्वायर मीटर भूमि खरीदने की इजाज़त सरकार देती थी। और उसके अलावा अगर उसको राज्य के अंदर कोई उद्योग स्थापित करना है, राज्य के अंदर कोई अस्पताल बनाना है, राज्य के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज बनाना है, कोई शिक्षण संस्थान बनाना है, कोई होटल बनाना है, रिसोर्ट बनाना है, तो परमिशन के साथ 12.5 एकड़ भूमि वो खरीद सकता था। लेकिन उसमें शर्त ये थी कि जो भूमि जिस प्रयोजन के लिए खरीदी जाएगी उसी में इस्तेमाल होगी, अन्यथा उसको राज्य की सरकार में निहित कर दिया जाएगा। उसका एक सर्टेन टाइम फ्रेम भी फिक्स किया गया था कि आप जमीन खरीदने के बाद उस निश्चित समय सीमा में उसका उपयोग कर लेंगे, वरना वो भूमि राज्य की सरकार में निहित हो जाएगी। तो वहीं राज्य की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अब संपन्न होने की ओर है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा के समापन की शुरुआत हो गई है। वहीं चारधाम यात्रा पर राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने कहा है कि अपेक्षा के अनुरूप चारधाम यात्रा में श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं, इसके पीछे सरकार का मिसमैनेजमेंट है। तो वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा है कि आपदा की वजह से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन सरकार ने यात्रा को सफल संचालन के लिए हर संभव प्रयास किया है। जो यात्रा है उसमें जो है श्रद्धालु, ये चारधाम यात्रा सिर्फ श्रद्धा की वजह से चलती है। लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ चारधाम यात्रा करने आते हैं, क्योंकि सरकार का यहाँ से कोई भी सुविधा यात्रियों को नहीं मिल पाती है। चाहे आपको खान पान की हो, रहने की हो, पूजा में आप वहाँ देखें, वहाँ ठीक से जो है, सबसे बड़ी बात है जो वहाँ पे खच्चर घोड़े की व्यवस्था भी है वो भी ठीक से नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह से जानवरों के ऊपर, उन बेजुबानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्हें नशा दे करके जो है कितनी बार जो है उनको ले जाया जा रहा है, जो अपने आप में दुखद है, निंदनीय है। इस बार चारधाम यात्रा का कम होना साफ साफ दिखाता है कि आपने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, लोगों को लुभाने की बात की थी, आज जो है श्रद्धालु जान गए हैं कि उत्तराखंड में जाना तो अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर के जाना है। इसीलिए चारधाम यात्रा आपको इतने कम दिखाई दे रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि प्रारंभिक दौर में तो भीड़ इतनी अधिक आ रही थी, यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, लंबे लंबे जाम लग रहे थे। इसीलिए बार बार जो कहा जाता था कि हम सीमा के अंदर आएँ और अपना पंजीकरण करके आएँ, और जैसी स्थितियाँ सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरण को भी। तो ऐसा नहीं कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया, लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई हैं उससे थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पर रहता है। तो
तो वहीं आगामी 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है और इन 24 सालों में राज्यवासियों को क्या मिला, ये प्रश्न आज भी बरकरार है। इस सवाल पर राज्य आंदोलनकारी और बीजेपी विधायक विनोद चमोली का दर्द छलकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 सालों से ये सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है, जिसमें जनता कह रही है कि हमें क्या मिला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड में काफी विकास कार्य हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है, और अपने ही लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। उसके बावजूद भी कमियां क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड से भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, इसका जवाब बहुत थोड़े शब्दों में देना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा विस्तारित इसका जवाब जानना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसको कि लोगों की भावनाओं को समझते हुए जो मुझे समझ में आता है। अभी आप जब 9 तारीख को लोगों के स्टेटमेंट देंगे तो आपको तमाम लोग पहाड़ों पर ये कहते हुए, तमाम महिलाएं ये कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि राज्य बना तो बना, लेकिन हमें क्या मिला। एक सामान्य सा एक सवाल पिछले 24 वर्षों से लगातार ये मेरे जहन में गूंज रहा है कि पहाड़ की जनता आज भी कह रही हमें क्या मिला। हमने वहां पर विकास कार्य किए, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले से इसका बहुत बेहतर हुई है। अपने लोग नेतृत्व तो कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पहले से जो हमारा एक प्रश्न था कि हम उत्तर प्रदेश साथ रहते हुए अपना नियोजन स्वयं नहीं कर पा रहे थे, हमने अपने हाथों में नियंत्रण चाहिए था, वो हमें मिला है। हमारे अपने लोग उसको कर रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की और बात करेंगे अल्मोड़ा की, जिसमें बीते दिन एक सड़क हादसा हुआ और दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें करीबन 36 लोगों की मौत हुई। वहीं हादसे के बाद सीएम धामी घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। बता दें कि सीएम धामी की ओर से हादसे में मृतकों के परिवारजनों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मौत का सफर, गहरी खाई में गिरी बस, मच गई चीख पुकार, अपनों को कफन में ढूंढ रहे लोग। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार सड़क हादसों में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ताजा मामला अल्मोड़ा से सामने आया, जहां एक बस सल्ट तहसील के मारचूला स्थित कूपी गांव के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में करीब 36 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार घटना की एक अपडेट ले रहे हैं। मरचूला रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं, और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो, और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोगों ने एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया। अल्मोड़ा उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके प्रति मेरी शोक संवेदना। इसी के साथ ही मैं सभी घायलों की शीघ्र कुशलता की कामना करता हूं। सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में अपना जीवन गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे के बारे में जानकर अत्यंत दुख पहुंचा। इस दुर्घटना में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जनपद अल्मोड़ा के मारचूला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमें घायलों को निकालकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने हेतु तेजी से काम कर रही है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार हेतु एम्स ऋषिकेश सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक स्तब्ध परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति और घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करने की कृपा करें। जनपद अल्मोड़ा के भटचूला के समीप हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार मिला। घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम घायलों को निकालकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने हेतु तेजी से काम कर रही है। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि हादसे में घायल लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें एवं दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। रामनगर के नजदीक मरचूला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में कई यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार मिला। मैं लगातार जिला प्रशासन और एसडीआरएफ के संपर्क में हूँ। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से जुटी हैं। घायलों को तत्काल उचित उपचार के लिए निर्देश दिए गए हैं। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि हादसे में घायल लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें एवं दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। अल्मोड़ा में हुआ दर्दनाक हादसा, जिसने सुना वो सहम गया। हादसे के बाद से प्रदेश के साथ ही देश भर में शोक की लहर है। दुखद हादसा है, बहुत दुखद हादसा है, हृदय विदारक हादसा है। और अब हादसे के क्या कारण रहे हैं उसके तह में जाया जाएगा, लेकिन यह हादसा अपने आप में बहुत दुखद है। मैं मृतक परिवारों तक अपनी संवेदना प्रेषित करता हूं और जो घायल हैं उनका उपचार किया जाए। अल्मोड़ा के अंदर सड़क में जो बस दुर्घटना हुई बहुत ही दुखदायी है। अनेकों लोग हताहत हुए हैं। 30 से अधिक लोगों की जिंदगी चली गई है। मैं अपनी ओर से मृत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और घायलों को उचित उनको एक प्रकार से मैं कह सकता हूं उनकी चिंता हो, हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छी तरीके से हो, इसका सरकार पूरी तरह ध्यान रखने वाली है। अल्मोड़ा में भयंकर सड़क हादसे की जो खबर सामने आई है, ये हृदय विदारक घटना है, बड़ी ही दुखद घटना है और अभी तक जितने लोगों की जानें चली गई हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद है और ये सीधे सीधे परिवहन विभाग की लापरवाही है। अल्मोड़ा सड़क हादसे के क्या कारण रहे हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मारचूला कुपी गांव के पास हुआ सड़क हादसा। हादसे में 36 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल।
3 घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया। रामनगर में भी घायलों का इलाज जारी है। सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए राहत राशि दी। घायलों को 1-1 लाख मुआवजे की घोषणा। पीएम मोदी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख देने का ऐलान। घायलों को 50-50 हजार की राहत राशि की घोषणा। मजिस्ट्रियल जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत करेंगे। सीएम ने पौड़ी अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ परिवर्तन को निलंबित किया है। सचिव आपदा प्रबंधन आयुक्त कुमाऊं मंडल को तेजी से आपदा राहत के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सांसद अजय भट्ट घायलों से मिलने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री और सांसद का लोगों ने जमकर विरोध किया। अल्मोड़ा के सल्ट में जिस तरह से यह हादसा हुआ, वहां की सड़क की स्थिति भी कुछ खास नहीं थी। इस सड़क पर कई जगहों पर गड्ढे हैं। हालांकि अभी तक अल्मोड़ा बस हादसे की वजह सामने नहीं आई। इसके बाद भी प्रदेश में सड़कों की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत तक नहीं की। प्रदेश में सड़क हादसों की मुख्य वजह ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, सड़कों के गड्ढे, तीव्र मोड़ों पर साइन बोर्ड का न होना, ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइवर को नींद की झपकी आना है। सरकार के साथ ही संबंधित विभाग को समय समय पर प्रदेश की सड़कों की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखंड से जनता टीवी की रिपोर्ट। वहीं अल्मोड़ा हादसे पर कांग्रेस नेताओं की ओर से भी दुख जताया गया है और इसके साथ ही सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। हुई है। अल्मोड़ा जिले के मरछुला के पास एक सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई और दुख इस बात का है कि जिस प्रशासन और सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनकी लेट लतीफ़ी के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। 7 बजे की घटना के बाद वहां के जनप्रतिनिधियों ने लगातार डीएम को कॉल की और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि डीएम ने 1-1.5 घंटे तक किसी का ना फ़ोन उठाया ना कॉल बैक किया। उसके अलावा एम्बुलेंस को 7 बजे यह हादसा हुआ था, कम से कम 108 को तो 7:30 पौने 8 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 9 बजे तक कोई एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। घायलों को कुछ को रामनगर, कुछ को अन्य जगहों शिफ्ट किया गया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामनगर में भी वो व्यवस्था नहीं थी जो होनी चाहिए थी। और मेरी जानकारी के हिसाब से 11:30 बजे तक सीएमओ को लोग कहते रहे दोनों जगहों कि आप पोस्टमार्टम के लिए टीम भेज दीजिए, लेकिन 9:30-10 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के लिए टीम वहाँ नहीं पहुँची। और एक हास्यास्पद मैं अभी मैसेज देख रहा था हमारे स्वास्थ्य मंत्री का, उनका आया है कि हमने एयरलिफ्ट करने के लिए चॉपर भेजे गए रामनगर कॉलेज में, जबकि चॉपर भेजे जाने चाहिए थे मरछुला में। नदी तक गाड़ी चले गई गिरते गिरते और नदी के तट पर बहुत बड़ी ऐसी स्पेस है जहाँ चॉपर उतारा जा सकता था और लोगों को अगर एयरलिफ्ट करके टाइम से पहुंचा देते तो शायद लोगों की जान बचती। हुई है। अल्मोड़ा जिले के मरछुला के पास एक सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। अल्मोड़ा में भयंकर सड़क हादसे की जो खबर सामने आई है, ये हृदय विदारक घटना है, बड़ी ही दुखद घटना है। और अभी तक जितने लोगों की जानें चली गई हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद है और ये सीधे सीधे परिवहन विभाग की लापरवाही है। हम लगातार कहते रहे हैं कि बसों की फिटनेस के मामले में, ओवरलोडिंग के मामले में गंभीरता से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन आप देखिए ना, कहीं भी कोई चेकिंग नहीं है, कहीं भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के कारण आप देखिए निर्दोष लोगों की जानें इतनी मात्रा में चली गई हैं। ये राजनीति का अवसर नहीं है। मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और हम सरकार से मांग करेंगे कि मृतकों को कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि महंगाई के दौर में जो मुआवजे की घोषणा सरकार कर रही है वो तो ऊँट के मुंह में जीरी के समान है। और जो भी घायल हैं उनका निःशुल्क उपचार करवाया जाए, उनको भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन हर घटना के बाद सरकार इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन सबक नहीं लेती है, कोई कड़े कदम नहीं उठाती है और फिर से घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है।
फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।